नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच दिल्ली विश्वविद्यालय से आबादेव हबीब मौजूद हैं। शिक्षा के बढ़ते व्यापारीकरण पे और साथ ही साथ अनेक शिक्षण संस्थाओं में जो लगातार स्टेट का इंटरवेंशन बढ़ता जा रहा है, उस पे हम आज आबादेव हबीब से चर्चा करेंगे। हेलो आबा। हाय। शुरुआत करते हैं हम पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के केस से कि किस तरीके से CBCS यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर अभी हाल ही में कई स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें CBCS को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया स्टूडेंट्स द्वारा, पर जब विश्वविद्यालय में वोटिंग हुई इस पे तो टीचर्स की सुनी भी नहीं गई। वो हड़ताल पे थे, इवन जहाँ पे वोटिंग हो रही थी वहाँ पे भी, तो भी वाइस चांसलर ने उनकी बात बिना सुने हुए इस CBCS को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी जोर लगा दिया है। तो ये जो CBCS का जो मॉडल है वो है क्या, इसको थोड़ा आप बताइए। देखिए, अगर हम पुराने दस्तावेज़ देखेंगे तो पता चलेगा कि 2008 से लगातार पहले UPA 2 की ओर से दबाव आ रहा था कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया जाए यूनिवर्सिटीज़ में, और 2009 में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट बना जिसके तहत लगभग 12 यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, उसमें एक्ट का पार्ट ही है कि टीचर का ट्रांसफ़र हो, स्टूडेंट मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए, MOUs विद अदर इंस्टीट्यूशंस किए जाएं। और इंस्टीट्यूशंस की जब वो बात करते हैं तो एक्ट बिल्कुल साइलेंट है इस बात पे कि वो जो MOU हैं वो प्राइवेट के साथ होगा या पब्लिक के साथ। तो एक तरीके का सिग्नल है कि प्राइवेट के साथ आप MOU साइन करना शुरू करें। वहीं पर है कि सेमेस्टर सिस्टम होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होगा और ग्रेडिंग सिस्टम होगा। तो ये एक्ट का पार्ट ही बना दिया, यानी कि 12 यूनिवर्सिटीज़ आप खोल रहे हैं लेकिन आप यूनिवर्सिटीज़ को कोई फ्रीडम नहीं देना चाहते अपने एकेडमिक्स सिस्टम को सेट करने के लिए। और उसी तरीके से 2013 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बिल, जिसके तहत बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ को घेर लेने की एक मैं कहूँगी साजिश या एक तरीका था कि सरकार ये चाहती थी कि ठीक है 12 यूनिवर्सिटीज़ हमने नए बिल के तहत लागू लेकर आए, पर क्या होगा दिल्ली विश्वविद्यालय का, जामिया मिलिया का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, BHU का, सारी यूनिवर्सिटीज़ आज तक किसी स्टेट लेजिस्लेशन या सेंट्रल लेजिस्लेशन के तहत खोली गई। तो उनको इकट्ठा करने का एक कोशिश था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बिल 2013 के तहत, और फिर वही क्लॉज रिपीट किए गए उसके एक्ट में। ये बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन मैं ये सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि लगातार UGC लिखती रही यूनिवर्सिटीज़ को कि आप सेमेस्टर सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू कीजिए। तो यानी कि ये सरकार के दिमाग में एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी के तहत था। और जब हम NDA सरकार की ओर देखते हैं तो बिल्कुल जो UPA 2 जहाँ पे रुकी वहीं से NDA सरकार आगे बढ़ गई, और नवंबर 2014 से खत लिखकर उन्होंने 2015 में इसको लागू करवाया। दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ टीचर्स मूवमेंट है, जहाँ स्टूडेंट मूवमेंट है, मुझे लगता है कि ख़ास तौर पे टारगेट किया जाता है सरकारों के द्वारा, ताकि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी पे एक तरीके से लागू कर पाए तो देश में कहीं भी कर लेंगे उस हिसाब से। पर मैं इसमें सिर्फ वाइस चांसलर के ऊपर दोष नहीं मर सकते। हमें ये देखना होगा कि तमाम एजुकेटर्स के बात कहने के बावजूद, टीचर्स और स्टूडेंट के बात कहने के बावजूद सरकार ने भी टीचर्स को और स्टूडेंट्स को सुनने से इनकार कर दिया। अगर सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को इकट्ठा करके बैठक करके उनसे ये वायदा ले रही है कि आप इसको लागू करेंगे आने वाले सत्र से, तो इसका मतलब यह है कि सरकार के लिए भी स्टैट्यूटरी वायलेशंस ठीक हैं। अब अगर दिल्ली विश्वविद्यालय को देखा जाए तो एक तरीके से प्रयोगशाला बना दिया गया इसे। पहले सेमेस्टर सिस्टम, फिर 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये जो CBCS का केस है, इसे जो FYUP था उसका एक रेप्लिका, एक मॉडल भी कहा जा रहा है। तो इसको बताइए, ये किस तरीके से FYUP का रेप्लिका है जबकि इसका नाम पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो मोबिलिटी है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है इधर से उधर, ये स्टूडेंट्स को फ़ायदा करेगा। तो इसका विरोध आखिर क्यों? हमारा एनालिसिस तो ये बताता है कि FYUP जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ही था। उस समय जब वाइस चांसलर लगातार अनडेमोक्रेटिक तरीके से चल रहे थे, उन्होंने स्टूडेंट और टीचर के मूवमेंट को क्रश कर पाए, तो कपिल सिब्बल की शय मिलते ही, उस समय MHRD मिनिस्टर कपिल सिब्बल थे, उनकी शय मिलते ही उन्होंने 2 पत्ते और खोल दिए हमारे सामने। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी धीरे धीरे FYUP में परिवर्तित होगा, ये हमारा मानना है। क्योंकि अगर आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ बुला रहे हैं और वो अपने देशों में जहाँ 4 साल का कोर्स देते हैं, ये मुमकिन ही नहीं कि वो यहाँ 3 साल का कोर्स वही
उसी समय दे दें। तो इस जो अनोमली है उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो इंडियन सिस्टम को एकदम अमेरिकन सिस्टम के अनुसार पैरेलल चलाना चाहते हैं। और CBCS में भी वही है जो FIUP में है, जैसे कि स्टूडेंट अपनी डिग्री खुद बनाएगा, चयन कर पाएगा। हमारा विरोध इस बात से है कि जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जब स्टूडेंट्स क्लासरूम्स नहीं, और जो मिनिमम चीज़ें स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए जब आप वही मुहैया नहीं करवा पा रहे, तब ये कोई रिफॉर्म नहीं है। और जहाँ तक कि स्टूडेंट की मोबिलिटी की बात है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक स्टूडेंट ने फ़िलहाल मुझे कहा कि एक एस्ट्रोफिज़िक्स का कोर्स UGC वेबसाइट पे पढ़ा है, क्या मैं उसको कर लूँ तो मेरे क्रेडिट जमा हो जाएंगे। तो आने वाले समय में सरकार वैसे ये कह भी नहीं रही है कि आप चॉइस अपने ही कॉलेज में बनाइए, वो ये कह रहे हैं कि चॉइस के नाम पे स्टूडेंट को मोबिलिटी हो, स्टूडेंट बाहर निकल पाए, स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स कर ले अगर सस्ता कोर्स करना चाहता है, और अगर पे करना चाहता है तो आपकी यूनिवर्सिटी को MOU साइन करने होंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। ये बात बिल्कुल साफ़ है कि इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का कहीं कोई लेना देना नहीं है कि इलाहाबाद का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी आ सकता है कि नहीं। यहाँ पर पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले ही एक तरीके से धाराशाही है, पॉपुलेशन को देखते हुए हमने डेवलप नहीं कर पाए। OBC एक्सपेंशन हुआ पर हमने पर्याप्त मात्रा में अभी तक टीचर्स की नियुक्ति या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया है। तो हम यहाँ पर किसी और बच्चे का एडमिशन तभी कर सकते हैं जब हमारे पास सीट होगी, अगर सीट नहीं है तो नहीं। तो ये जो मोबिलिटी की बात है, बात यह है कि इसका एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि अगर शैम्पू की एक ही साइज़ की बॉटल मार्केट में होगी तो या तो लोग खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। जिनके पास 500 रुपये हैं वही उस बोतल को खरीद पाएंगे, और इसीलिए कंपनीज़ को अलग अलग साइज़ में ये बॉटल्स लानी पड़ती हैं ताकि आपके पास अगर 150 रुपये हैं तो उस साइज़ की बॉटल ले जाइए, नहीं तो 50 रुपये वाली ले लीजिए, नहीं तो सैशे ले लीजिए। तो जो कॉस्ट है वो आपकी हिडन हो जाती है। आपको बाल हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते धोने हैं, आपका खर्चा उतना ही होगा ऑन द होल, लेकिन आपकी कॉस्ट जो है हिडन हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को देखें जो दिल्ली के पेरिफ्री पे बैठ गई हैं या बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के आसपास भी, अगर वो सिर्फ बच्चों को अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में लेंगे तो जिनके पास 8 लाख रुपए होंगे, जिनके पास 5 लाख रुपए होंगे वही आ पाएंगे। क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि बीच में एक सेशन, एक छोटा ऑफ़र वो कर पाएँ? और CBCS उसी चीज़ का एक तरीके से तैयारी है कि क्या MOU साइन हो जाएं और क्या हमारे स्टूडेंट MIT, गलगोटिया या बाकी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एक सेमेस्टर एक पेपर कर पाएँ थोड़ा दाम देकर। और दूसरी चीज़ ये है जो अभी सुनने में आ रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्योर साइंसेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नामुमकिन जैसा है। और अभी जो मुझे फीडबैक मिला वो ये कि जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में प्योर साइंसेस मिल रहा है वहाँ पे भी स्टूडेंट्स के ऊपर ये दबाव होता है कि आप प्रोजेक्ट करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए ताकि उनका केमिकल पे खर्चा और उनका लैब सेट करने का खर्चा बच जाए। तो ये एक दो तरीके का समझौता हो सकता है जिसमें वहाँ से कुछ रुपया मिल जाए और वहाँ से कुछ स्टूडेंट आपका लैब इस्तेमाल कर लें, आपके केमिकल्स इस्तेमाल कर लें। ये भी एक दूसरे तरीके का लेन देन हो सकता है। अब ये जो शिक्षा में PPP मॉडल का एक जो प्रयोग किया जा रहा है, तो कई ऐसे विश्वविद्यालय उभर रहे हैं, जैसे अंबेडकर विश्वविद्यालय को ले लीजिए आप, जहाँ स्टूडेंट से भी फीस का एक हिस्सा लिया जा रहा है। तो एक सेमेस्टर की फ़ीस लगभग 20,000 रुपये के आसपास है। तो क्या और जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, CBCS के आने पे क्या ये संभावनाएं और बढ़ती ही जाएंगी? ये जो PPP मॉडल है या प्राइवेटाइजेशन है, उसका सबसे आसान तरीका है ही ये मॉडल में कि आप स्टूडेंट की फ़ीस बढ़ा दें। लेकिन जब आप स्टूडेंट की फ़ीस बढ़ाते हैं तब आप एक बड़े सेक्शन को एजुकेशन से बाहर कर रहे होंगे। हमारे भारत को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके का इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है या जाति के नाम पे डिस्पैरिटी है या विमेन एजुकेशन पे इसका क्या असर होगा, जब तक कि हम ये ना समझ लें कि PP मॉडल का या प्राइवेटाइजेशन का दलित सेक्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी एजुकेशन को लेकर, महिलाओं की एजुकेशन के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या दहेज जैसी चीज़ों को आप रोक पाएंगे जब माँ बाप का इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे बढ़ता चला जाएगा। ये हम देख रहे हैं कि कोचिंग पे जितना माँ बाप खर्च कर रहे हैं,
IAS ऑफिसर निकलकर, इंजीनियर निकलकर भी आज दहेज वहीं का वहीं बना हुआ है। विश्व व्यापार संगठन में भी भारत ने शैक्षणिक संस्थानों को लेकर नए एग्रीमेंट साइन करने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल। तो उससे भारत की शिक्षा नीति पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, 2005 में ही सरकार ने इसको सर्विस सेक्टर में डाल दिया था एजुकेशन को, और अब हम ये सुन रहे हैं कि नैरोबी में जो दिसंबर में मीटिंग होने वाली है WTO की, उसमें सरकार लेवल प्लेइंग फील्ड का क्लॉज, जो अभी तक थोड़ा हिचक थी उनके अंदर, उसको छोड़कर साइन करने को तैयार है। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ UPA 2B, जब UPA 2 का ख़त्म होने वाला था सेशन, तब भी अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी बात चल रही थी कि हायर एजुकेशन में आप मुनाफा कमाने दें। बात यह है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल UPA 2 पास नहीं कर पाई, लेकिन उसने UGC और AICT से तरीके निकाले कि यहाँ पे प्राइवेट आके बस सके। पर जब तक प्राइवेट, हमारा लेजिस्लेशन एजुकेशन को एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मानता है कि इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए, डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथन करने के लिए एजुकेशन को बहुत ज़रूरी मानता है। और अभी तक मुनाफा कमाना एजुकेशन में अलाउड नहीं था। हमारे लेजिस्लेशन के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम मुनाफा नहीं कमा सकते थे। तो जबकि हमें पता भी है कि प्राइवेट, चाहे स्कूल हो चाहे प्राइवेट कोई भी कंसर्न है, जब तक मुनाफा नहीं है वो वहाँ पर पनपता नहीं है। तो अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अगर MBA कॉलेजेस, अगर मेडिसिन के, फार्मास्यूटिकल के चल रहे हैं कॉलेजेस, तो उसमें कुछ मुनाफा है। पर ये चीज़, काला धन, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को सूट नहीं करता। तो रास्ता बनाया तब भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर अपना उस तरीके से कैंपस नहीं खोल पाए। तो एक दबाव है कि आप अलाउ कीजिए हायर एजुकेशन में मुनाफा कमाना, और अगर इस तरीके का होता है तो इंस्टीट्यूशंस को ये आज़ादी होगी कि वो स्टूडेंट की फ़ीस बढ़ा दें, बस वो अनाउंस कर दें कि वो एक स्टूडेंट के ऊपर कितना मुनाफा कमा रहे हैं। तो मुनाफा भी कमाएंगे तो वीज़ा भी हमारे, अगर जब तक आप हमारी फ़ीस ना बढ़ाइएगा, उस गैप को अगर स्टूडेंट देख रहा है तो वह वहाँ नहीं जाएगा। तो ये एक पूरी साजिश हो जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि जो हम डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर को आज़ादी देंगे, वही हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी आज़ादी देंगे, या जो हम अपने पब्लिक को सहायता देंगे वो हम अपने प्राइवेट को भी सहायता देंगे। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन में भी 20 से 30-40% जो है सारा खर्चा जो है स्टूडेंट फी से आने वाला है, और अंबेडकर यूनिवर्सिटी मॉडल ऑलरेडी इस ओर इशारा करता है। अब इस मौजूदा सरकार के आने के बाद एक और खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है। अभी हमने देखा कि IIT दिल्ली ने रामदेव की फर्म के साथ एक साइन किया है रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो मौजूदा सरकार के आने के साथ साथ कैंपस डेमोक्रेसी पे भी लगातार अटैक हो रहे हैं, चाहे FTI हो, चाहे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी हो, बर्दवान यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो UPA के समय से ही ये लगातार चला आ रहा था। तो ये आपको ये जो शैक्षणिक संस्थानों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो किस तरफ जाती दिख रही है, और आगे का रास्ता क्या हो, किस ओर हमें धकेला जा रहा है? वो बात जो आपने कही वो बिल्कुल साफ़ है और वो बिल्कुल ठीक भी है। बात यह है कि मैं समझती हूँ कि चाहे वो UPA 2 था या NDA, दोनों सरकारों का प्राइम मुद्दा यह है कि प्राइवेटाइजेशन हो। और जिस तरीके की पॉलिसीज़ आ रही हैं, चाहे आप लेबर लॉज को देख लें या भूमि अधिग्रहण को देख लें, या आप शिक्षा में जितने भी बदलाव लेकर आ रही हैं सरकारें, वो इतना एंटी पीपल हैं, वो लोगों के खिलाफ हैं। और किसी भी जो आम आदमी के खिलाफ की पॉलिसीज़ हैं वो एक ही तरीके से लागू की जा सकती है, वो है अनडेमोक्रेटिक मींस। तो इसीलिए कैंपस में अगर आप डेमोक्रेसी को बढ़ावा देंगे, आप स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में डायलॉग, डिबेट का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो इससे सरकार जो है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आ नहीं पाएंगी। इसलिए एक बढ़ता हुआ दबाव है, एक बढ़ता हुआ डेमोक्रेटिक स्पेसेस पे प्रहार चल रहा है, चाहे वो कोई भी संस्थान हो। और उसी तरीके से जैसे FTII में गजेंद्र चौहान हैं, या दिनेश सिंह का दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहना, अब आप देखें कि जिस वाइस चांसलर के खिलाफ डूटा ने वाइट पेपर बनाया, और ख़ुद जो सरकार की तमाम कमिटीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि 172 करोड़ रुपए आपने डाइवर्ट किए OBC फंड को, आपने लैपटॉप में लिया, तब भी न विजिटर उनके ऊपर एक्शन लेने को तैयार हैं और न सरकार उनके ऊपर एक्शन ले रही है। यानी कि ये कि जो नेक्सस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इंस्टीट्यूशन के, और जो टीचर्स और स्टूडेंट के हाथ में है, हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, वो ये कि हम अपने जॉइंट मूवमेंट करें।
हम अपने जॉइंट मूवमेंट करें, उसको पैन इंडिया मूवमेंट का भी एक फेस दें। हमें पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, इन समस्याओं को इकट्ठे मिलकर लड़ना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी है जैसे कि दिल्ली में भी बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, उन्होंने FTII की समस्या को अपनी समस्या समझकर उस पर लड़ाई आगे रखी है, और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले समय में। इस पॉजिटिव नोट पे हम ख़त्म करते हैं आभा की संघर्ष ही आगे का रास्ता है, और जैसे ही ऐसे मुद्दे आते रहेंगे हम लगातार आप पे इस पे चर्चा करते रहेंगे।